आप वो मेरा नाम डॉक्टर सलमान करीम है। मैं पंडित जी डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। इंटरनल माइनर एग्जाम दिया था, माइनर के पेपर हुए थे वाइवा किसने लिया था? फूड न्यूट्रिशन का और डेस्कटॉप प्रिंटिंग का। हम बैठे थे कि हम ही ले रहे थे? ये हालत है बच्चों की। मैं कॉलेज में एमएससी पढ़ाता हूँ, केवल टॉप की वजह एमएससी बच्चों को एमएससी में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक, कॉलेज जाइए पंडित जी डिग्री कॉलेज, सलमान सर पूछिए, एमएससी की क्लासेस लेता हूँ, एमएससी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है। सेकेंड चीज़, मेरा नेट क्वालिफाई है। नेट का एग्ज़ाम होता है, किस लिए होता है नेट का एग्ज़ाम? नेट का एग्ज़ाम किस लिए होता है? नेट का एग्ज़ाम होता है एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई करने पर आप किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद एक एग्ज़ाम दिया नेट, और नेट करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में, इंडिया के किसी भी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। उसके बाद आप अलग अलग राज्य के जो लोक सेवा आयोग वाले हैं उनकी परीक्षा देते रहिए। जहाँ की परीक्षा निकलेगी वहाँ के डिग्री कॉलेज में आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ आप पढ़ाने के लिए तो एलिजिबल कहीं भी हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए कि नेट क्वालिफाई है। नेट में और अच्छी रैंक आती है तो उसको JRF मिलता है, रिसर्च करने के लिए मिलता है 20-22 हज़ार रुपये महीने का स्कॉलरशिप मिलता है। महीने की बात कर रहा हूँ। एमएससी के बाद केवल एक एग्ज़ाम बस, उसमें आपकी रैंक अच्छी, आप सीधे पहुँच गए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी IIT में पढ़ाने के लिए, आप रिसर्च करने के लिए, PhD करने के लिए पहुँच गए। 22 से 25 हज़ार रुपये महीने की छात्रवृत्ति आपकी आनी। सबसे पहली चीज़, और नेट के बाद मेरा गेट क्वालिफाई है। मेरा IIT दिल्ली से 2011 से 2011 में अनटेक है। ठीक, तैयारी कर रहे हैं आप लोग IIT की, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ अदर ऑप्शंस खोल के चलिए, अदर ऑप्शंस हमेशा खोल के चलिए। सेकेंड चीज़, साल कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। साल कभी BSc में आपकी फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और क्या चीज़ पढ़ाएंगे? वही हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वही हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, पॉलीमराइजेशन चलेगा। ठीक है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सब चीज़ें होती हैं। और मतलब क्या BSc फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि आपने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आपको तुरंत जो है उड़ा के हाई चीज़ें दे दी। धीरे धीरे ट्रांसफार्म होता है। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ेंगे आपको बुलाएंगे इंटर पढ़ के आए, ठीक है ना। तो साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं, अच्छी चीज़। तैयारी करते वक्त अच्छे से याद रखिए कि आप लोगों के पास पुराने क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं
नीट वाले कितने हैं, जेई वाले कितने हैं, और जेई वाले सॉरी हाँ नीट वाले कितने हैं, ये सब नीट वाले हैं, जेई वाले जेई का अच्छा कमाल चल रहा है, ठीक है। सिलेबस है जो चीज़ पढ़ रहे हो पहले तो उसका सिलेबस लो। एक चीज़ होती है सिलेबस, उस पर लिखा है क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है किताब आपने इंटरव्यू उठाई कंपटीशन लेवल की हो एक तरफ से पूरा पढ़ना चालू कर दिया, या CBSE बोर्ड की उठाई आपको जो है क्या कहते हैं CBSE बोर्ड का रिफ्रेशर उठा दिया, कुछ भी उठा दिया, वो तो इंटरव्यू के लिए है, वो तो बोर्ड एग्जाम के लिए है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए, हमेशा। जो चीज़ पढ़ते जाएंगे आप उस चीज़ को अंडरलाइन करते चलेंगे कि इतना हिस्सा हमारा तैयार हो गया, इतना तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो आप किताब लिया, चले आए, माथा में निकाल दिया, नोट किया, घर जाके चले, ऐसे थोड़ा तैयारी होती है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, सर कल क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक कौन कौन से पढ़ाने हैं सर को, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। सब्जेक्ट वाइज डाल के देखा करिए गूगल में, नीट क्वेश्चंस फ्रॉम सॉल्यूशंस या नीट क्वेश्चंस ऑन सॉल्यूशन। तो केवल सॉल्यूशन, जैसे हमें यहाँ पढ़ाने के लिए सॉल्यूशन भेजा गया है, ठीक, सॉल्यूशन का टॉपिक है आपके में, सॉल्यूशन भेजा गया है, तो आपको सॉल्यूशन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं तो देखेंगे आप देखेंगे नहीं तो हमें तो डाउनलोड करके आप लोगों को क्वेश्चन वर्क बना के देना ही देना है कि आप लोग ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेकंड चीज़ नीट के हैं, हाँ भाई इंग्लिश मीडियम कितने, हिंदी मीडियम कितने हैं, सब हिंदी मीडियम, अच्छे से याद करिए और समझ जाइए। आपके पास ये जो 1-2 साल का टाइम रहता है, तो अगर आप BSc कर रहे हैं तो BSc फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक आते आते या तैयारी भी कर रहे हैं तो तैयारी में भी आपके 1-2 साल के अंदर आपका पूरा हिंदी मीडियम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म होना जाना चाहिए। ना तो आप इंजीनियरिंग करने पहुँचेंगे, ना वहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी, ना मेडिकल करने पहुँचेंगे वहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी। BSc करने गए, उल्टे सीधे मास्टर के हाथों लग गए तो आपको हिंदी में जैसे इंटर में पढ़ते रहे हैं संकरण विलयन, वही चीज़ वहाँ भी पढ़ते रह जाएंगे। और फिर जब आगे हायर स्टडी के लिए जाना पड़ता है MSc वगैरह में, डायरेक्ट इंग्लिश में आ जाती है चीज़ें। आपने BSc बाद MSc करी, MSc में पूरी इंग्लिश आ गई। अब आप सोचेंगे कि अगर हम BSc हिंदी तो हमारी इंटर हमारी हिंदी से थी, अगर हमें BSc के 3 साल मिले थे, उस 3 साल में हम धीरे धीरे करके 1 साल में केमिस्ट्री सीख जाते हैं अंग्रेजी में, 1 साल में जूलॉजी बॉटनी सीख जाते, 1 साल में मैथ सीख जाते, 1 साल में फिजिक्स सीख जाते, तो हमारा BSc में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। 3 ही सब्जेक्ट तो रहते हैं। ये 3 साल आप लोगों को अपना मीडियम चेंज करने में लगाना चाहिए, ठीक। है तो ये दूसरा चेंज किया है, ये देखो तीन चीज़ें, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन।
सॉल्यूट क्या है? हिंदी नहीं, क्या है? मैं हिंदी थोड़ा पूछ रहा हूँ। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो किसी पदार्थ में घुल जाए। थोड़ा थोड़ा और बताओ। जो किसी पदार्थ में कम मात्रा में पाया जाता है उसे जिस चीज को घोला जा रहा है, जिस चीज को घोला जा रहा है वो सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिस चीज में घोला जा रहा है उसे सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो घुल के बन के तैयार हुआ क्या हुआ? सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल और पानी को मिले उसमें किसको किसमें घोला जाता है? अल्कोहल तो ये तो आपकी मात्रा है ना, है? किस चीज़ को बोल रहे हैं आप? जिसकी कम मात्रा ले रहे हैं। अल्कोहल थोड़ी रहती है, पानी ज़्यादा डालते हैं। हाँ तो भाई ये कहानी है। आप डालना है किसमें, ये बात याद। अब आपने बीकर में शक्कर पहले ले ली, पानी बाद में डालना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी को घोलना है शक्कर में, है ना? अल्कोहल भी नहीं कि पानी मिक्सेबल, मिक्सेबल एक प्रसारती मिश्रण, ठीक है? इसमें तो यही कहते हैं ना, जिसमें जो कम मात्रा में होता है कह सकते हैं, मगर ये चीज़ नहीं होती। नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी से तो बहुत आगे जाना है। एनसीईआरटी की पढ़ी किताबें तो बच्चे 60% नहीं ला पाते हैं सीबीएसई बोर्ड के। और पता आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के पेपर दे के देख लिए, 12 का पेपर केवल एनसीईआरटी किताब के भरोसे निकला है। क्यों? केवल एनसीईआरटी के भरोसे निकलता है? क्यों नहीं निकलता भाई? सब वहीं से पढ़ाना है, सब कुछ वहीं से है, पेपर भी वही लोग बना रहे हैं, फिर क्यों नहीं निकलता? वो तो उन्होंने सरकार की नीतियाँ हैं कि आपको बोझ कम होना चाहिए, किताबें पतली होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये तो इतना शॉर्ट में लिखा रहता है उसमें, उसके पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है? वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, सॉल्वेंट के साथ, ठीक? फिर बना सॉल्यूशन। इस चैप्टर में स्टार्ट कहाँ से करना है? सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ पहुँच रहा है। हाँ भाई, स्ट्रेंथ मतलब बोलते यार, जो भी स्ट्रेंथ, इंग्लिश भी तो पढ़ी होगी होता है। साधकता, सौरवंशम की ताकत, है स्ट्रेंथ, ताकत। कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, हम खाली केमिस्ट्री में गाढ़ा और पतला कह के तो नहीं काम लगा सकते हैं। हमें उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी, है ना? एग्जैक्ट स्ट्रेंथ वो अच्छा लीजिए। ठीक है, इसमें से आपकी किताब में परसेंटेज दिया है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी नहीं दिया है, और शायद मोल फ्रैक्शन भी दिया है। सारी चीज़ें नहीं दी हैं बेटा। ये सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर,
different methods for expressing the concentration of solution, molarity, molality, mole fraction और percentage. ठीक है, molarity, molality, mole fraction और percentage by volume and by mass. ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में है. इसके बाद तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है. देखिए सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे. स्ट्रेंथ के बाद सोल्यूशन का बनना, सोल्यूशन बन रहा है, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ बना रहे हैं. ठीक, तो इन दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये चीज़ सॉलिड, ये चीज़ लिक्विड, ये चीज़ गैस, ये चीज़ लिक्विड हो सकती है, नहीं सकती है. किसमें गैस और लिक्विड, किसमें कोल्ड ड्रिंक, CO2 और ठीक है ना. कोल्ड ड्रिंक गैस भरी हुई है लिक्विड में, ठीक है ना, गैस भरी हुई है लिक्विड में. अब एक तो सिंपल ही है आपका सॉलिड, ये लिक्विड, एक ये गैस, लिक्विड, ओके, लिक्विड लिक्विड. इन सब के मिलने से सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये इसमें भी मिल सकता है, ये इसमें भी मिल सकता है, गैस का भी है. आप लोगों ने सॉल्व पढ़े होंगे, जेल पढ़ा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, ठीक है ना. कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ें पढ़ी हैं. इनमें अंतर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अंतर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अंतर है. किसी में सॉल्यूट कुछ है, किसी में सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट जिस चीज़ में घुल रहा है, ठीक, सॉल्यूट जिस चीज़ को घोल रहे हैं, और सॉल्वेंट जो चीज़ बन के निकल रही है. ये चीज़ें इस सॉल्वेंट में हमें स्ट्रेंथ बताना है. ठीक, यहाँ ये जो चीज़ें घुल रही हैं, ये जो चीज़ें घुल रही हैं, तो इनमें फैक्टर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इनमें फैक्टर्स कौन कौन से लग रहे हैं. उस फैक्टर के लिए हम पढ़ेंगे क्या, राउल्स और हेनरी लॉ. क्या पढ़ेंगे, राउल्स पढ़ेंगे, हेनरी पढ़ेंगे. लॉ है, हेनरी लॉ है, फिर कोलाइडल है. ठीक, इसके बाद और क्या है इसमें, अगर से वैसे नहीं भैया फंक्शन पढ़ रहे हैं. ठीक, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल. ठीक, हेनरी और लॉ को फॉलो कर रही है, लॉ को आइडियल है, नहीं कर रहा है आइडियल कंडीशन में नॉन आइडियल हो सकता है, नॉन आइडियल वाले की कंडीशन में आइडियल हो सकते हैं. ठीक है ना, वो चीज़ें आएंगी इसमें. आप क्या कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है. देखिए, दो चीज़ें हम लोग मिलाते हैं. ठीक,
आइडियल सोल्यूशन क्या है? आइडियल सोल्यूशन जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग 0, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो जब सोल्यूशन हमारा बन रहा है उस सोल्यूशन के बनने में ना तो हीट देनी पड़ रही है और ना ही हीट निकल रही है। ये डेल्टा एच क्या दिखाता है? एंथैल्पी किसका है? एंथैल्पी का है। तो डेल्टा एच मिक्स करने पर या दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं या किसी भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं, हमारे सोल्यूशन में डेल्टा एच 0 होना चाहिए। दो सोल्यूशन अगर ले रहे हैं डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब दो सोल्यूशन अगर ले रहे हैं तो दोनों का आयतन मिलने के बाद पहले वाला जो आयतन था उसके योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? कोई सॉल्यूट या कोई सॉल्यूशन जब हम मिला रहे हैं तो वो सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक, और ना ही एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिसोसिएट होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग सोल्यूशन की जो होती है तो क्या होते हैं? आइडियल सोल्यूशन आदर्श, और वही फॉलो करेंगे राउल्ट लॉ को। ठीक, और जिनमें ये नहीं होता है वो नॉन आइडियल होते हैं। इस चैप्टर में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। राउल्ट है, हेनरी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर आप लोगों ने सुना होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग और एलिवेशन इन बॉइलिंग और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। उन्नयन अवनयन है ना, कम से कम इतना आप जान जाए कि जितने टेक्निकल शब्द हैं वो टेक्निकल शब्द आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। ठीक, थ्योरी तो कुछ नहीं जानी है, आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आने हैं, ऑब्जेक्टिव आने हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाई करनी है। या आपने स्ट्रेंथ स्टार्ट करी वेट बाई वेट से, होती क्या है उसके 2-3 सवाल। वेट बाई वॉल्यूम स्टार्ट किया, क्या होता है 2-3 सवाल। आपको कुछ नहीं पूछेगा इसमें। नॉर्मेलिटी, केवल नॉर्मेलिटी यानी क्या होती है, फॉर्मूला और जितने वैरायटी के सवाल हैं वो सारे सवाल है ना। मोलैरिटी, भाई कोई डेरिवेशन नहीं आना है, कोई डेफिनेशन नहीं आनी है, ना डेरिवेशन आनी है ना तो ऑब्जेक्टिव देना है। तो आपकी पढ़ाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो सबसे पहले डाल दिए हेडिंग, पहले डालिए न्यूज़ में भी देख लें। भाई बुलाया गया था जेई के लिए, और जेई का डालिए हेडिंग सोल्यूशन। सॉल्यूशंस में मेथड, सॉल्यूशन क्या है? यूनिट का नाम। इस यूनिट में
हेडिंग क्या है? मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पूरी हेडिंग की हिंदी बताओ। एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को व्यक्त करने के तरीके। ठीक, वो कौन वाला फॉलो कर रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ो, उसको तो 12 कर दीजिएगा, उसको 12 नहीं निकालते। हो चुकी हैं इस कोचिंग में आए कितनी क्लास हो गई? इस कोचिंग में आए कितनी क्लास हो चुकी हैं? 1 महीने 13 तारीख से कल से 1 महीने हो गए। मतलब जो है जून 13 से चल रही है, 13 जून से चल रही है। केमिस्ट्री कितनी हो गई है? कितनी क्लास लगी है? 8-10 लगे नहीं है। किसने पढ़ाया? और सारा था कहाँ पढ़ाता है? कोचिंग वाले जो बड़ी कोचिंग होती है वो पढ़ाने के लिए किसको रखते हैं? जैसे कोटा वगैरह में देखते होंगे तो कोचिंग में पढ़ाने वाले कौन होते हैं? जो खुद IIT से निकल गए, उनको पता होता है कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं। सिंपली थ्योरेटिकल तो चल नहीं रही है, यूनिवर्सिटी का पेपर हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा कुछ भी लिख देंगे बना के पास हो जाएंगे। वो तो बुरा नहीं है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई रैंक लानी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लानी है भाई। नॉर्मल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड करना, इसलिए अच्छी बुक फॉलो करिए, परचेज करिए केमिस्ट्री। देखिए वो तो जो है इससे पहले दूसरे के पढ़ाते रहे हैं। प्रदीप की न्यू कोर्स केमिस्ट्री, प्रदीप न्यू कोर्स केमिस्ट्री IIT JEE दोनों का दिया हुआ है। कोई भी बाहर जाए अपना सेकेंड हैंड किताब मंगा दिया है ना। फर्स्ट टाइम नहीं आ रही है मतलब कोई भी कानपुर गया हो गया, प्रदीप न्यू कोर्स 11th की अलग आएगी, 12th की अलग आएगी। शुरू से आपको पीछे चले जाना है। बाद में सारे क्वेश्चंस IITs के लिए अलग दिए हुए हैं, नीट वाले क्वेश्चंस अलग दिए हुए हैं। फॉलो करिए, क्योंकि बस यहाँ पढ़ाया घर गए बंद करके रख दिया फिर अगले दिन चले आए, ऐसे तो कुछ होना नहीं है। जिन्होंने
तैयारी करी है, ये क्या क्या निकला है, जेई मेंस का आया है, हैं जेई मेंस वाले ने क्या लिखा, जो टॉप किया है, कितने घंटे पर डे, हमारा पता है पीडी से जो फॉलो करते थे, ऑनलाइन ऑनलाइन करते थे, जो पीडी से ये कह रहे हैं ना 10 से 12 घंटे। आप देख लिए, आप उनके कंक्लूजन में आप कहाँ खड़े हैं, आपका क्या एक एक घंटा भी हो पाता है दिन में सेल्फ स्टडी में, कि नहीं हो पाता, पहले बताइए। कल केमिस्ट्री घर में पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, ना भाई, घर में केमिस्ट्री पढ़ी जाके नहीं पढ़ी, पिछला टॉपिक क्या पढ़ाया उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एनी कोवेलेंट मेटालिक कोऑर्डिनेशन है। अपना फिजिक्स का भी देखिए, इससे पहले सीधा डाल दिए वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। अब इसमें 3 टेबल बनाइए, 3 कॉलम बनेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें डालिए 3 कॉलम बन गए। पहले लिखिए सॉल्यूट, पहले में डालिए सॉल्यूट, सॉल्यूट में सॉलिड, सॉल्यूट में डालिए सॉलिड, सॉल्वेंट में डालिए सॉलिड, सॉल्यूट में सॉलिड, सॉल्वेंट में सॉलिड, सॉलिड सॉलिड मिक्स किया, क्या बना आपका, इसको कहेंगे एलॉय, ALLOY, ALLOY। भाई सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किस टाइप का सॉल्यूशन बना हमारा, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, मेटल को पिघलाया, मेटल को पिघलाया, पिघला के उनको मिलाया। एलॉय किसे कहते हैं, ALLOY। एलॉय भी सुना है, मिश्र धातु, वो मेटल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एलॉय कहलाता है। ठीक, एलॉय वर्ड यूज कर लीजिए आपने। एक होता है प्योर मेटल, एक क्या है प्योर मेटल, और उसमें अगर मिलावट है तो क्या कहेंगे उसको, एलॉय कहेंगे। ठीक, सॉलिड में सॉलिड मिलाया, हमें सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब हमने पिघला के मिलाया। ठीक, हम वहाँ पे ऊपर का चीज़ा नहीं करेंगे कि नमक में चीनी, सॉलिड इससे कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई मिक्सिंग नहीं होती है आपस में, याद रखिए। ठीक है ना, कि कोई मिक्सिंग नहीं, हमें सॉल्यूशन देख रहा है, अब हमने पिघला के रखा है। क्या बना आपका, नीचे लिखिए सॉल्यूट में लिक्विड, सॉल्यूट में लिक्विड,
सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में घुल रहा है। अभी आपका क्या था? सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। यहाँ लिक्विड हो जाएगा कि हमारा इसमें लिक्विड बनेगा। लिक्विड सॉलिड में घुल रहा है, मतलब जैसे कुछ साल्ट होते हैं वो वातावरण से नमी अवशोषित करते हैं। आप नमक वमक रख दिए, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, गीला हो जाता है। कई तरह के साल्ट होते हैं, ठीक है। इसमें है नमी अवशोषित कर रहे हैं, मतलब मेन बेस क्या होगा? सॉलिड, साल्ट। घुल क्या रहा है उसमें? लिक्विड। लिक्विड। तो जो चीज बन रही है वो क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या करेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं? आप लोग फिटकरी का फार्मूला बताइए। 24H2O से पहले क्या लिखते हैं? K2SO4। हाँ, उसके बाद और 24H2O से पहले क्या बोलते हैं, क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। फिटकरी का फार्मूला फिटकरी पोटाश एलम, ठीक है ना। तो यहाँ जो डॉट लगा हुआ है, ठीक, वो क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इसके क्रिस्टल में कितना पानी मौजूद है। एक चूना होता सूखा, एक होता बुझा। एक दोनों के फॉर्मूले में फर्क है ना? चूना ही हमारा उसमें नहीं जोड़ दिया। तो बेस क्या था हमारा? सॉलिड। घुला क्या उसमें? लिक्विड। तो जो बना वो क्या हुआ? हाइड्रेटेड। अब तीसरी चीज बोलिए, क्या तीसरी चीज? गैस को सॉल्ट में बोलिए। गैस। इसमें लिखिए एग्जाम्पल, डिजॉल्व गैसेस। इसमें पहले नवा लिख दिया था, दूसरे में हाइड्रेटेड सॉल्ट लिख दिया था, तीसरे में लिखिए डिजॉल्व गैसेस। डिजॉल्व गैसेस। in minerals. In mineral. Dissolved gases in mineral. रिडक्शन करवाते हैं आप, कुछ भी रिडक्शन की पढ़ी हुई आप लोगों ने करवाता वगैरह या रिएक्शन, उसमें लिखते हैं H2 आवधिक PT या PD, आप लोगों ने किसी के एरो के ऊपर ये चीज देखी है? देखिए ये क्या है? प्लैटिनम के ऊपर गैस को लॉक किया गया है, प्रेशर से गर्म करके। इस प्लैटिनम मेटल पर हाइड्रोजन जुड़ता है और जिस चीज का रिडक्शन करना है
दूसरा, ठीक। फिर एक एक करके हाइड्रोजन कार्बन को जोड़ गया, हो गया। फिर ये बॉन्ड खत्म हुआ, यहाँ पे 2 H लग गए, प्लैटिनम आपकी एज ए कैटलिस्ट वहीं के कैटलिस्ट रिएक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है। जो आप प्रोजेक्ट होते हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं, मेटल को, मेटल अपनी सतह पर गैस को घोल रही है और अपनी सतह पर जिसको यूज करना है उसको अटैच किया, बाद में ये 2 यहाँ मिल गए और ये आपका ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये बॉन्ड खत्म हो गया, CH जुड़ गए, रिड्यूस होकर निकल गए, ठीक। वो जो चीज थी आपकी प्लैटिनम और हाइड्रोजन, वो क्या थी, गैस डिसॉल्व इन, ठीक। अभी हमने सॉल्वेंट क्या किया था, सॉलिड, इसके नीचे फिर यही सॉलिड लिक्विड गैस घोलेंगे किसमें, लिक्विड में, ठीक। यही सॉलिड लिक्विड गैस किसमें घोलेंगे अब, अभी हमने किसमें घोला था, सॉलिड। सॉलिड लिक्विड जो बना सोल्यूशन क्या रहेगा, सिंपल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाटर। आपने सॉलिड को बोला क्या बना, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक। लिक्विड को लिक्विड में घोलिए, लिक्विड सोल्यूशन, जैसे अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड में, और कहाँ से, ये भी लिक्विड, दोनों लिक्विड, तो क्या बना आपका, लिक्विड सोल्यूशन बना। एग्जाम्पल क्या हो गया, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन, गैस इन लिक्विड, इसका तो बता दे हो, गैस इन लिक्विड, जैसे O2 इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन जुड़ी है, ये देखिए अच्छे से सुनिए और समझिए, पानी में H2O, मतलब क्या, H2O, तो क्या उसी H2O के ऑक्सीजन को पानी की मछलियाँ यूज करती हैं, हमने क्या पूछा, कहाँ ध्यान, क्या पूछा हमने, हाँ हाँ, तो तुमने कहा हाँ, तो गलत आंसर है, क्या H2O के ऑक्सीजन को यूज कर रही है, नहीं, ऐसे होता तो फिर ऑक्सीजन निकाल के पानी खत्म, हाइड्रोजन हो गई, क्यों, यही तो होता, भाई पानी है H2O, ऑक्सीजन सब मछलियों ने ले लिया, बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस उड़ गई, ऐसे थोड़ा ना होता है, डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन उसके अलग से,
इसमें अलग से डिजॉल्व होती है। आप देखते हैं कुछ पानी में मछलियाँ पाई जाती हैं, कुछ पानी में नहीं पाई जाती हैं। तो एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए खुली हुई ऑक्सीजन की। टैंक का पानी होता है एक्वेरियम का, मछलियाँ जिसमें रखते हैं कांच के, उसमें उसका पानी बदलना क्यों पड़ता है? पानी में से क्या खत्म हो गया? ऑक्सीजन खत्म। पानी में से ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो लगाते हैं फवारा ऑक्सीजन वाला बुलबुला, मगर उससे इतनी जल्दी डिजॉल्व करना होती है ऑक्सीजन, तुरंत डिजॉल्व हो गई, इसीलिए पानी चेंज करना, ताज़ा पानी डालना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑक्सीजन जो वाटर है उसका वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ है, उसको तो नहीं टच कर सकते। ठीक, हमें साथ में जो ऑक्सीजन गैस या अदर गैसें खुली हुई हैं उसको फिल्टर करती है अपने गड़बड़े से। पानी पिया, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गई। जैसे आप फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह से गलफड़े से भी जो है ऑक्सीजन क्षण के अंदर चली गई। गैस डिजॉल्व लिक्विड, O2 इन वाटर, और क्या काम था? कोल्ड ड्रिंक्स, है ना? अब आ जाइए सॉल्वेंट में हमने क्या ले लें? गैस। सॉल्वेंट क्या ले लें? सॉल्वेंट गैस लीजिए। गैस लिया, सॉलिड डिजॉल्व है गैस में, सॉलिड डिजॉल्व है। सिगरेट का धुआं, गाड़ी का मेन फैक्टर क्या है? गैस, साथ में कुछ कार्बन के पार्टिकल, कुछ निकोटीन के पार्टिकल, है ना? गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, धुएं में कार्बन भी है गैस के साथ। तो गैस मेन हो गई, भुला हुआ क्या है? कार्बन, है ना? सिगरेट गैस मेन हो गई, भुला हुआ क्या है उसमें? सॉलिड इन गैस, स्मोक, स्मोक ऑफ व्हीकल या कार, बाइक, कुछ भी, है ना? फिर आ जाइए लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, हवा में लिक्विड, हवा में लिक्विड, हवा में लिक्विड क्या होती है? वो कहते हैं नमी है, अरे क्या कहते हैं, उमस है, उमस क्या कहेंगे? उमस है ना? उमस का मतलब क्या होता है? वाटर पार्टिकल, क्या है? वाटर पार्टिकल्स इतने ज़्यादा कंडेंस नहीं हुए हैं कि हमें पूरे के जो है बड़ी बूंदें बन जाए। कंडेंस होकर बड़ी बूंदें बनाए, जो वेपराइज हो चुके हैं हवा में, ठीक? ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में नमी। हवा में नमी का मतलब क्या हुआ? हवा क्या है आपकी? सॉल्वेंट। नमी क्या है?
सॉल्यूट, ठीक। बाकी तीसरा सिंपल है गैस गैस, आपके चारों तरफ क्या है, सभी गैस हैं, ऑक्सीजन गैस कैसे कह सकते हैं, गैस का मिक्सचर, गैस का मिक्सचर, देखिए गैस में गैस, गैस का मिक्सचर, O2 + N2, O2 + CO2, ये आपके हुए क्या, वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब डाल दीजिए हेडिंग आप लोग, अब वो आपकी चालू हो गई। strength of solution, इसमें डालिए पहला परसेंटेज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में कलर क्या डालेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज में लिखिए सिंगल लाइन है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, सिंगल लाइन इंग्लिश में कि हिंदी में, जैसा बता दीजिए, हिंदी में हिंदी, देखिए हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, है ना, हिंदी में लैंग्वेज चुने तब इंग्लिश पे इंग्लिश अच्छे से याद रखिए। अगर आपने हिंदी चुना हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तमाम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में, फिर पूरी हिंदी कर देंगे, जनरल हिंदी नहीं रहती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाए, सॉल्वेंट यूज़ कर दे, सॉल्यूशन यूज़ कर दे, है ना। तनु का मतलब क्या होता है, तनु बदला, हिंदी में लिखा है ना, इंग्लिश वाले कितने हाथ उड़ा दो, मतलब जितने चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में लिखवाना, इंग्लिश में लिखवाना कितने चाहते हैं वो हाथ उड़ा दो, हिंदी में लिखिए। अच्छा एक दो ये कल दोनों लिखते चलिए, बताते चलेंगे कैसे लिखना है। इंग्लिश वाले द परसेंटेज बाई वेट, अभी इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, रुक जाओ। इंग्लिश वाले द परसेंटेज बाई वेट, means the weight of solute, the weight of solute present in 100 gram of solution, present in 100 grams of solution, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, किसी को हिंदी में बताते हैं जल्दी जल्दी, हाँ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पढ़ाते हैं बैचेस, BSc MSc इंग्लिश हिंदी दोनों चलाते हैं,
ये एक लाइन इंग्लिश बोली है, इनका प्रैक्टिस तो करना है और क्या करना है। क्या लिखा? द परसेंटेज बाई वेट, मतलब वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट का वेट। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट घुला? 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला? दैट इज I dot E dot। It is weight आवलिक वेट स्लैश वेट ब्रैकेट में W/W वेट स्लैश वेट ब्रैकेट में W/W एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम means the weight of ऊपर बैठा गए, तुमको सीधे तमीज से बैठा समझे। means the weight of solute dissolved in 100 cc of solution dissolved in 100 cc of solution that is weight upon volume, ये weight slash volume ब्रैकेट में W/V ये दोनों कब दिए गए हैं? जब परसेंटेज सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड वाला केस है। आप देखिए, आपने ये निशान कहाँ देखा है? W/W परसेंटेज ऐसे करके ब्रैकेट में W/W परसेंटेज दवाइयाँ रहती हैं। दवाइयों में अब कोई भी दवा लगा देंगे W/V या W/W इसकी कंसंट्रेशन इसमें लिखी रहती है, ठीक है ना। और किसी चीज़ में सीरम वगैरह में आप देखेंगे तो आपको सब वो ध्यान से देखिए, एक चीज़ आपको समझ में आएगी, W/W लिखा है। अब जैसे 10% सोल्यूशन है, 10% इसका मतलब क्या हुआ? एक 10 ग्राम सोल्यूशन लिया है, अगर 10 ग्राम सोल्यूशन लिया है और 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम क्या है आपका? ठीक, इसी तरह से 10% W/V लिखा हुआ है, मतलब 10 cc आपने सोल्यूशन लिया है, उस 100 cc सोल्यूशन लिया है, उसमें 10 cc आपका या 10 ग्राम, cc में 10 ग्राम, ये आपका पहला वाला W क्या है? सॉल्यूट का। दूसरा वाला क्या है? ये कहाँ से आ रहा है?
सॉल्यूशन से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सॉल्यूट से आ रहा है। ठीक है। सेकेंड चीज, अब आपको ये बनाना है 10% का कुछ बनाना है, ठीक है ना। 10% W/W लिया, आपके पास है एक के साथ प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। बैलेंस के ऊपर रखा है बीकर, आपको 10% W/W बनाना है। ठीक, तो आपको जो पदार्थ दिया जा रहा है आप कितना तोलेंगे, पूछ के जाओ कितना तोलेंगे। ठीक, 10 ग्राम तोल के आपने तो धीरे इसमें चम्मच से 10 ग्राम रखते चले गए। ठीक, गहरा पानी नहीं खोल रहा है, कितने ग्राम पानी दिया, 100 ग्राम, गलत, 90 भी नहीं, 90 या जो भी है, हमें सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, मिलाने के बाद 100 ग्राम होना चाहिए। अगर 10 ग्राम वो ले लिया है तो अब 90 ग्राम नहीं लेंगे। कहिए आपको 91 लेना पड़ जाए, हो सकता है कि खुलने के बाद ये एसोसिएट हो जाए। अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो कहिए और ज़्यादा पानी लेना पड़ जाए। पानी की मात्रा कम ज़्यादा होगी वो एक अलग चीज़ है, मगर आपको लेना कितना है, जब तक आपका सोल्यूशन का पूरा 100 ग्राम कंप्लीट ना हो। ठीक, क्योंकि 100 ग्राम सोल्यूशन में कहा है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कहा है कि 10 ग्राम आपने सॉल्यूट लिया, 100 ग्राम पानी मिला दिया। उसमें कहा है मिलाने के बाद 100 ग्राम हो, यही कहा है ना। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि आपको मिलाने के बाद 100 ग्राम, मतलब आपने अगर 100 ग्राम यहाँ तक आ रहा है, याद रखिए, तो आप पहले इतना पानी देंगे, उसको अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। ठीक, फिर पानी डाल के उसको 100 ग्राम तक पहुँचाना। ये होता है इस तरह का सोल्यूशन बनाने का मेथड। ठीक, ये सिंपैथिकल किए हैं कि नहीं किए हैं यहाँ पे, देखिए मैडम आए यहाँ पे, आया होगा नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, सोल्यूशन प्रिपरेशन आनी चाहिए, है ना। आपको कैसे सोल्यूशन वॉल्यूम में भी है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, 10% W/V के लिए, इसके लिए आते हैं मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सेंटर, मेजरिंग फ्लास्क क्या कहते हैं इसको, मेजरिंग लंबी नदी होती है, नीचे दूर होता है, पतली सी नदी होती है, यहाँ मार्क किया होता है 100 ग्राम का है, 50 का लगा है, 100 का लगा है, जितने लगा है, किसी का हो उसमें पे मार्क किया होता है। तो आपको 10% ये बनाना है, तो 10 ग्राम आपने सॉल्यूट ले लिया, थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद जब अच्छे से घुल गया, देख लिया, फिर हम पानी और डाल के जहाँ तक दिया हुआ है 100 का वहाँ तक भर देंगे। हमारा क्या बन जाएगा, W/V। सॉल्यूट बोलते हैं, फिर उसका आयतन या उसका भार जितना भी है फिर बाद में बराबर करते हैं। दो चीज़ें लेके पूरी मात्रा में नहीं मिलाते हैं। कहाँ से मिला देगा भाई, 100 ग्राम ये मिला देगा, पानी 10 में धरा हुआ है तो 110 में पहुँच गया, बढ़ा देगा। कभी तो आपका देखना डेल्टा H मिसिंग, डेल्टा K मिसिंग क्या को बढ़ाई है, आइडियल और आइडियल सोल्यूशन के लिए कभी कभी वॉल्यूम बढ़ता है, कभी कभी वॉल्यूम घटता है, आइडियल सोल्यूशन तो है नहीं, इसलिए बाद में ऐड किया है। ठीक है ना, घटता तो ये क्या था, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, यही चीज लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड हो। तो ये
परसेंटेज V बाई V हो जाएगा। अगर लिक्विड में घोल रहे हैं तो उसको कैसे बताएंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से। सॉलिड को घोला था तो सॉलिड के लिए वेट लिया था, लिक्विड है लिक्विड के लिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसलिए इसमें भी। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, पहला परसेंटेज बाई वेट चल रहा था, ठीक। ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मीन्स परसेंटेज बाई वॉल्यूम मीन्स मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट। अगर आपका सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड। बीएससी थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कर रही हूँ, कहाँ हवा है? बिंदगी से, अच्छा बिंदगी में यूनिवर्सिटी कानपुर रखी है। तो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर हो गया है? सेकंड सेमेस्टर हो गया है। चलता Percentage by volume means volume ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, सीएम क्यूब या सीसी, सेंटीमीटर ऊपर क्यूब, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन मतलब बनने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 100 cc होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये बनाना आ गया। अगर कहे 10% बनाना है, 20% बनाना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कितना तौल के डालना है सॉल्यूट को, और W/W कहाँ है तो पानी डाल के वेट उसका बराबर करना है। W/V कहाँ है तो पानी डाल के उसको यहाँ तक लेके आना है जितना हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक। क्या है आपका मेजरिंग ग्लास, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 10% सोडियम सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाई वेट मीन्स क्या मतलब हुआ, 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट are present in 100 gram of solution. Present in 100 gram of 10 gram of सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? ऐसे कैसे काम चलेगा, नेट सिंटू बता दो तुम। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या भाई? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बोनेट की वैलेंसी -2। जब 2 माइनस है तो 2 सोडियम जोड़ने पड़ेंगे, तो Na2CO3। आप लोगों ने एसिडिक और बेसिक रेडिकल का टेस्ट किया है इंटर में, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। तो कार्बोनेट
जी मूलक में था माइनस वाला है, कार्बोनेट होगा, क्लोराइड होगा, सल्फेट होगा है। चलिए क्या लिखा भाई, वेट, ये वेट इंतजार वाला है, भार वाला लिखो WEIGHT। वेट की स्पेलिंग क्या है? ठीक, फिर नीचे लिखिए अगला एग्जाम्पल 10% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल, 10% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल। सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन 10% of solution of ethanol in water, by weight। इसका क्या मतलब हुआ? 10% solution of ethanol in water by weight। गलत नहीं बोलो, गलत नहीं बोलो, जल्दी नहीं करो। हमने क्या कहा? बाई वेट। बाई वेट का मतलब 100 ग्राम पानी का सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला एथेनॉल हमने मना किया क्या? है हमने कह दिया क्या गलत है? फिर जहाँ गलत है हम खुद कह देते गलत है, अगर गलत बोलो तो हम कह देंगे गलत है। ठीक, CH3 स्ट्रक्चर समझिए, CH3 CH2। ठीक, क्या लिखा? मीन्स 10 ग्राम ऑफ एथेनॉल dissolve in 100 ग्राम ऑफ solution। 10 ग्राम ऑफ एथेनॉल dissolve in 100 ग्राम ऑफ solution। आगे लिखिए 10% solution of ethanol in water। solution of ethanol in water means by volume। 10% solution of ethanol in water by volume। 100 हो जाएगा। कि 10 ग्राम ethanol dissolved in 100 cc of ये वाला cc हो जाएगा। ये हमने दोनों एग्जाम्पल साथ में निकाल दिए हैं। 10% क्या लिखा था पहले? सोडियम कार्बोनेट बाई वेट। फिर 10% बाई वेट, 10% by
वॉल्यूम। 10% सोडियम कार्बोनेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ? 10% या 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व है 100 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में। 10 ग्राम सोडियम बाई कार्बोनेट बाई वॉल्यूम मतलब 100 cc ऑफ सोल्यूशन में परसेंटेज क्या भैया? भैया ये सॉलिड है तो इसका बाई वेट का मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ये सॉलिड को है वॉल्यूम में निकालना है तो 100 cc सोल्यूशन में 10 ग्राम ये लिक्विड वाला बाई वेट 10 ग्राम 100 ग्राम में लिक्विड है बाई वॉल्यूम तो 10 cc 100 cc में 10 cc in 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद ये चारों एग्जाम्पल के लिए लिखिए चारों 10% Na2CO3 बाई वेट 10% Na2CO3 बाई वॉल्यूम 10% ETOH। ETOH क्या है? ET किसका है? जनाब को एथिल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? याद रखिए ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? मेथेन ग्रुप है। कौन सा है? क्या लिखेंगे? मेथेन। ये कौन सा है? इसको क्या लिखेंगे? ET। इसको क्या लिखेंगे? प्रोपिल ब्यूटिल। इधर चलते से नहीं चलता है, ठीक है? जो करते हैं वो इतने से चलते हैं। ठीक। ETOH एथिल अल्कोहल, MeOH मेथिल अल्कोहल। ठीक। लिखिए वो चारों। देखिए एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। आपको ये रेफरेंसेस से छोड़ दिए, आप एग्जाम्पल नोट कर लिया, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि इसमें 10 ग्राम घोला गया है 100 ग्राम में। ठीक। अगले वाले में 10 ग्राम घोला गया है 100 cc में। ठीक। तीसरे वाले में 10 ग्राम घोला गया है 100 ग्राम में और इसमें 10 cc घोली गई है 100 cc में। है ना? परसेंटेज के बाद डालिए मोलैरिटी। मोलरता। हाँ तो भाई परसेंटेज वाला सोल्यूशन होता क्या है और बनता कैसे है ये चीज समझ आ गई है? याद रखिए जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं उस प्रैक्टिकल से पहले उसकी थ्योरी पढ़ी जाती है, फिर थ्योरी को प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकल किए जाते हैं। यही तो है नियम कि पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसको प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स
सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूरे के अपॉन वॉल्यूम ऑफ पूरे के अपॉन करके सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टी कर दो। ठीक है, इन लीटर पर लीटर के हिसाब से डिजॉल्व मोल्स की संख्या। अब लिखेंगे नीचे मोल इक्वल टू, नीचे लिखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई? ग्राम में भार अपॉन अणुभार, ठीक, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल मतलब वेट इन ग्राम्स जीएमएस पूरे के अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप कोई रिएक्शन लिखते हैं, वो एक रिएक्शन बताइए, चल एक्स प्लस ओ टू, एक्स प्लस ओ टू, इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल ये मिलके बना एक मोल है। कितने मोल दिखाई दे रहे हैं? आगे मोल दिखाया गया, एक मोल ये मिलके बना एक मोल PCl3 प्लस Cl2, PCl3 का एक मोल, Cl2 के एक मोल, Cl2 का एक मोल के साथ मिलकर PCl5 का एक मोल बना रहा है। दो नहीं होना, दो काम होंगे। ठीक, आगे देखिए नाइट्रो का एक मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलकर सब चीज देखो पता है, 2 दिन बाद सबको उड़ जाएगा। अभी हम ही पूछेंगे 2 दिन बाद का आसपास कितना रहेगा, जो है सब वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। मुझे पता आप लोगों को नाइट्रोजन का एक मोल लिखना हो, हाइड्रोजन के ऐसे कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल के साथ मिलकर अमोनिया का 2 मोल बना रहा है ना? इंटर हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, इंटर आपकी बेस पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। चाहे टीचर का एग्जाम दिया, नेट दे, पीजीटी दे, पीएचडी करने से नहीं जाए, हर चीज़ के एग्जाम में 30% क्वेश्चन इंटर से आते हैं।
पढ़ाते हैं मास्टर, आप अगर पढ़ाते हैं अच्छी बात है। अगर इंटर अच्छे से नहीं आता, अगर इंटर अच्छे से नहीं आता, याद रखिए सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 20 चाहे नेट हो, हम नेट किया, गेट किया, गेट का एग्जाम सुना है, गेट का GATE, बीटेक के बाद एमटेक के लिए, IIT में एमटेक के लिए IIT वाले GATE गेट का एग्जाम कराते हैं। क्वेश्चन पेपर बना के हमने कभी भी आप लोग को ला के दे देंगे। आप लोग देखेंगे अरे हाँ सर ये तो ये इंटर में पढ़ा है, ये इंटर का है, ये इंटर का है। 20 से 30% क्वेश्चन आपको इंटर में मिलेंगे। इसलिए इंटर का ये बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए आगे कहानी। अगर ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड होते इन केस कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन से बनाना, रिएक्शन ऐसे तो लेते हम। अगर हमें रिएक्शन करके ये बनाना है तो हमें 1 मोल नाइट्रोजन लेनी है। अब 1 मोल नाइट्रोजन कहाँ से बनेंगे? सॉलिड बनाइए। 1 मोल नाइट्रोजन कौन से तराजू में डालेंगे भाई? तराजू में तो ग्राम में तोलेंगे, तराजू में कैसे तोलेंगे? मोल में तो तोलेंगे नहीं। अगर हम इसको सॉल्ट मान के चले, हाइड्रोजन को भी सॉल्ट मान के चले, अगर आपके पास 2 शीशी हो गए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, हाइपोथेटिकली आपने मान लिया, तो आप तोलेंगे कैसे? मोल में तोलेंगे, मोल में तोलेंगे नहीं। आप उस मोल से हमने जो फॉर्मूला निकाला है, नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल पता है, फॉर्मूला में क्या पता है? नंबर ऑफ मोल पता है, कितने मोल। मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना नाइट्रोजन का? 14 क्वेश्चन आधे से करते चले आते हैं लोग। हमने क्या कहा? मॉलिक्यूलर। हमने क्या कहा? मॉलिक्यूलर रेट। फॉर्मूला क्या लिखवाया है? नंबर ऑफ मोल बराबर ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर रेट। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये ग्राम, कितने ग्राम तोलेंगे। हमें क्या पता है कितने मोल हैं? 1 मोल। नाइट्रोजन का कितनी संख्या लिखी है? एक पता है। हमें और क्या पता है? मॉलिक्यूलर वेट पता है। 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का 2 का 250। तो W कितना निकल गया है हमारा? W कितना निकल गया है? भाग कितना निकल गया है? 28 ग्राम आ गया। देखिए 1 मोल ये W अपन 28, तो W बराबर 28 ग्राम आ गया हमारा क्या? नाइट्रोजन। मतलब ये मिश्रण देखिए हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन तोलनी है। हाइड्रोजन बताइए कितने ग्राम तोलने हैं? जल्दी से हाइड्रोजन कितने ग्राम तोलेंगे? रिएक्शन लगाना सीखिए। लैब में सबका इंटर भरे रहते हैं और भी तो आप ही को लगानी है। हाइड्रोजन कितने ग्राम तोलेंगे? भाई कितने मोल हैं? 3 मोल है। एक का वेट कितना है? 2। रोटियां नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 3। वेट कितना है? निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। W कितना आ गया? आ गया?
नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, है ना? कितने ग्राम बनेगी? कितने ग्राम बनेगी? अरे कितने ग्राम बनेगी भाई? इसमें कुछ और कौन सा मिनरल नहीं पड़ेगा? कितने ग्राम बनेगी ना अमोनिया? 14, 17 19। अभी मोल कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है? देखिए, नंबर ऑफ मोल 2, वेट नहीं पता, टोटल इसका वेट कितना हो गया? नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन 17 आ गया। तो W बराबर क्या आ गया? 17 × 2, यही तो होगा। मतलब 28 ग्राम ये लिया, 6 ग्राम ये लिया, क्या बन गया? 24 ग्राम, है ना? याद रखिए, ऐसे कोई इक्वेशन लगाते हैं लैब में तो हम लोग मोल्स में नहीं लगाते हैं, हम लोग मिली मोल्स में लगाते हैं। मिली मोल्स का मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। मिलीमोल, मिलीमोल मतलब ये 0.1, 0.3, 0.2। भाई हमें बेचना तो है नहीं, हमें क्या देखना है? हमें ये देखना होता है कि ये रिएक्शन कराने के बाद ये जो चीज़ हम सोच रहे थे क्या वो बनी या नहीं बनी, ये तो देखना होता है। मिलीमोल्स में लगाते हैं। 1 मिलीमोल के लिए कितने ग्राम हो गए? 1 मिलीमोल के लिए कितने ग्राम हो गए? अरे भाई, 1 मिलीमोल के लिए कितने नाइट्रोजन? 5 0 1 2 3 1 2 3। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, किसी रिएक्शन में मोल होते कितने कितने हैं, ठीक, कितने मोल के लिए कितने ग्राम तौलेंगे, ठीक। अब आपको इसी की मोलारिटी देखनी है। क्या देखनी है? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताओ भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे 500 ग्राम 500 ml वाटर में 500 ml वाटर में 40 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो पहले आप 40 ग्राम के मोल्स निकालेंगे, 40 ग्राम के, या और इसी जगह चलिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? देखो करो, 12 और बड़ा और बड़ा, तो बोली लगा कि और बड़ा सिंपल जोड़ना है। ऑक्सीजन का जोड़िए, कार्बन का जोड़िए, 44। अरे 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का, कार्बन का 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का, कार्बन का, और क्या जोड़ना है? 44। अब हम इसको कह सकते हैं
कि अगर 88 ग्राम CO2 1 लीटर पानी में डुबा है, ठीक, 88 ग्राम CO2 को पानी में डुबा दिया तो बना हुआ सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी कितनी हुई, उसकी मोलारिटी कितनी हुई, करिए 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम CO2 1 लीटर पानी में, सर 2 मोल प्रति लीटर, 88 ग्राम 2 मोल 1 लीटर पानी में जुड़ा है, तो हमें पूरे सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी, 2 मोल प्रति लीटर। उसमें आप क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा 88 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, 2 मोल हो गए, डिजॉल्व कितने में है 1 लीटर में है ना, तो मोलारिटी कितनी हो गई, 2 मोल प्रति लीटर। इसी आगे थोड़ी सी नॉर्मलिटी देखती है, समझ गया, नॉर्मलिटी आइए, नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एक लीटर शरीर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की मात्रा कहलाती है। 1 लीटर बिलियन उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय 1 ग्राम हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in volume of solution in liter, 1 लीटर सोल्यूशन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकी भार लेके ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या, तुल्यांकी भार निकालना आता है, तुल्यांकी भार सुना है कि नहीं सुना, लीटर में तुल्यांकी भार पदार्थ की विलय की मात्रा बटे यानी अणुभार बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अथवा हाइड्रोक्साइड आयन की एसिड बेस की मात्रा है, लवण में पड़ती ठीक है ना, तो मिला के अणुभार अणुभार अपॉन एनर्जी करेंगे और इसकी जितनी वैलेंसी होती है वो डाल देंगे, ठीक है, वो क्या निकलता है आपका तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, हमने कहा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जितना आया था उसमें हमने भाग दिया था किसका, लीटर का, ठीक, नॉर्मलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हुआ, आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी एनर्जी, आपका
ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड किया मॉलिक्यूलर वेट से। इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड किया तो वो आपका आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से भाग दे दिया तो आपका बन गया घनता। वो चीज़ें रिवाइज करके आइएगा। इसमें यूनिट के आखिरी में टेस्टिंग तो होता है ना, ये सर बता यूनिट कौन कौन सी हुई है कुछ बता सकते हो? केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग हुई है और वो लोग तुम लोग तो पढ़े हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है